आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में आज हमारे साथ है भारत मुक्ति मोर्चा के सेक्रेटरी डॉक्टर विलास खरात। डॉक्टर विलास खरात सर समूचे देश में इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि जो हमारे बुद्धिस्ट हेरिटेज है, जिसको कि हम ये कहें कि हमारे जो प्राचीन धरोहर है भारत की, और उस पर जहाँ कहीं भी अतिक्रमण दिखाई देता है, उस अतिक्रमण को स्वयं खोज कर, उसका अनुसंधान कर, उस पर अपना एक रिसर्च पेपर भी रखते हैं और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। आज डॉक्टर विलास खरात सर से ये बातचीत करने का एक खास अवसर ये भी है कि भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा इस समय एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है और ये आंदोलन नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर होने वाला है। भारत मुक्ति मोर्चा किस भूमिका के साथ इस तरह के आंदोलन में शामिल हो रहा है और इस आंदोलन की वो घोषणा करता है, इस बात को भी हम डॉक्टर विलास खरात सर से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस समय बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध संवेदनाओं को, बौद्ध भावनाओं को और बौद्धों की संस्कृति को, उसका जतन कैसे किया जाए, उसका संरक्षण कैसे किया जाए, और जो 1956 के बाद एक नया सेगमेंट जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के साथ बुद्धिज़्म का हिस्सा बना है, उस हिस्से को भी उस अर्वाचीन और प्राचीन संस्कृति के साथ कैसे जोड़ा जाए, इन सारे विषयों पर वे काम करते हैं। तो ये सारी बातचीत आप तक पहुंचाएंगे। बातचीत को शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत। जय भीम, धन्यवाद। हम तो बात यहीं से शुरू करना चाहेंगे कि एक बड़ा आंदोलन आप 6 अक्टूबर को नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा कर रहे हैं। परंपरा तो ऐसे रही है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में लोग होते हैं वो प्रशासनिक संस्थान जो होते हैं वहाँ मोर्चा लेकर जाते हैं, लेकिन भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा इस मोर्चे को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लेकर जा रहा है। क्या इसके पीछे की वजह है? आप सही कह रहे हैं कि लोकतंत्र में प्रशासनिक संस्थाओं के सामने आप कोई ज्ञापन लेके जा सकते हो, कोई आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन 27 जून 2022 को हरियाणा के रोहतक में डीएनए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। ये भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा स्टेट लेवल का जी डीएनए परिषद आयोजित किया था। तो वहाँ के बीजेपी के और आरएसएस के लोगों के द्वारा जो हॉल में प्रोग्राम था उसको उन्होंने विरोध जताया, और विरोध जताने की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कोई वजह चाहिए, तो उनका कहना है कि डीएनए पर आप लोग चर्चा मत करो। अच्छा, तो ये बात उन्होंने कलेक्टर को और एसपी को लिख के दी, और जो कि हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उन्होंने हमको कोई लिखित में नहीं दिया, हॉल वाले के ऊपर दबाव डाला। जाट कम्युनिटी के लोग थे, तो 2 हॉल हमने बुक किए, उसके ऊपर एसपी, कलेक्टर, वहाँ का सांसद शुक्ला, इन लोगों के द्वारा दबाव डाला गया। और जय हिंद नवीन नामक एक जो आरएसएस से जुड़ा हुआ ब्राह्मीण है, नाम जय हिंद नवीन लिखता है, ओरिजिनल ब्राह्मीण है, फरसा दिखाकर कहा कि वामन मेश्राम हरियाणा में आएंगे तो टुकड़े करेंगे, हत्या करेंगे। तो ये मामला संगठनात्मक लेवल पर देखा जाए तो केवल ये किसी व्यक्ति विशेष को रोकने का मामला नहीं है। तो हरियाणा में उनकी स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो मैसेज देना चाहते हैं कि हरियाणा में आपका संविधान लागू नहीं है। तो ये मामला संविधान को वो रोकना चाहते, बोलने की आज़ादी हमारी फंडामेंटल राइट है सभी लोगों को। हमने कभी चंद्रपुर में भागवत आया, नागपुर में भागवत आया, हरियाणा में गया, ऑल इंडिया में हमारा संगठन है, हमने नहीं लिख के दिया कि भागवत आता है तो फसादी स्टेटमेंट देता है, उसको बोलने नहीं दिया जाए। हम तो डेमोक्रेटिक वे में विश्वास करने वाले लोग हैं। अब उनको सत्ता का नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हमने वही फैसला किया अंबेडकर भवन दिल्ली में। दूसरे दिन 27 को हमने कार्यक्रम शिफ्ट किया दिल्ली में, मतलब डीएनए परिषद का आयोजन हुआ और उनकी जो षड्यंत्र था वो विफल करके हमने वहां से ऐलान किया कि हम जल्द ही आरएसएस हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेके जाएंगे, क्योंकि ये संविधान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो।
वही मामला हुआ कानपुर में। क्या इसके लिए कोई आपने प्रशासनिक कंप्लेंट नहीं की? किया, हमारा वहाँ यूनिट्स है, वहाँ कलेक्टर को हमने जवाब मांगा कि ये लोग प्रेशर किस आधार पर कर रहे हैं, आप भी प्रेशर किस आधार पर हॉल वाले के ऊपर कर रहे हो। लिखित में जवाब मांगा है, अब कोर्ट में केस चल रहा है। मगर कार्यक्रम जो तय था वह कुल्हाड़ियाँ लेके आना, फरसा लेके आना, बंदूकें हवा में लहराना और हत्या करने वाले स्टेटमेंट रिलीज करना, ये बहुत ही घिनौना अपराध उन्होंने किया। तो इसका जवाब हम लोगों ने दिल्ली में दिया कि हम जल्द ही आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाएंगे। एक मामला हुआ। दूसरा मामला हुआ 21 अगस्त 2022 को कानपुर में हमारा 37वां बामसेप का राज्य अधिवेशन। बामसेप कर्मचारियों का संगठन है। अब कर्मचारियों से भी बीजेपी गवर्नमेंट डरने लगी, योगी सरकार। तो वहां ऊपर से ऑर्डर देकर जिस दिन प्रोग्राम है वहां 144 धारा लगा दी कर्मचारियों के सम्मेलन को लेकर। तो वहां भी ब्राह्मण लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन आगे किया, मैं हूं ब्राह्मण महासभा तिवारी, आरएसएस से जुड़े। तो उन्होंने कहा इनको यहां बोलने मत दिया जाए। तो वहां हमारा अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है संगठन बनाने का, शांतिपूर्ण ढंग से आने का, संचालन करने का, अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का जो अधिकार है, वहां रोक लगाई। तो जो 2 घटनाएं होने के बाद हमने तो डिक्लेयर 27 जून को किया था, फिर डिसाइड करके 6 अक्टूबर को आरएसएस के मुख्यालय पर लेके जा रहे हैं। इसका यही अर्थ है कि भारत में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। तो जो लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं, तो केवल ये मोर्चा नहीं है, आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेराव का आंदोलन है। तो क्या वो जिस तरह से उन्होंने ये जो आपका प्रोग्राम रोकने की, परिषद को रोकने की कोशिश की और वहाँ ये जो हथियारों के साथ जो कार्यकर्ता है, क्या वो आरएसएस के लोग थे? हाँ, आरएसएस के लोग थे। शुक्ला का स्टेटमेंट आया बीजेपी का, वहां निवेदन देने वाले वत्स नामक बीजेपी का प्रेसिडेंट। तो बीजेपी और आरएसएस के लोगों के नाम सामने आ गए, ये कौन है। अच्छा, इसलिए आपने ये फैसला किया? ये फैसला किया। लेकिन आप अपने पर्चे में ये बात भी लिखते हैं कि ये संविधान बदलने की कोशिश है, लेकिन संविधान बदलने की जो स्थिति है वो तो संविधान के संबंध में, उसके किसी अनुच्छेद के संबंध में अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो ये सारी तो संसद की प्रोसेस है। ये तो कोई आरएसएस के कार्यालय में नहीं होता। आप लेकिन आरएसएस के कार्यालय पर ये मोर्चा लेकर जा रहे हैं और वहाँ आप कह रहे हैं कि भाई ये संविधान बदलने की कोशिश है। तो क्या ये विरोधाभास नहीं है? ये विरोधाभास नहीं है। आप मीडिया से जुड़े हुए होने के कारण आप भी उन बातों को देखते हैं डे टू डे में। पहली बात तो जब बीजेपी का मंत्रिमंडल बना तो बीजेपी का जो कैंडिडेट है प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी, वो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को लेकर संघ कार्यालय पहुंचा। तो संविधान में कहीं नहीं लिखा है ना कि संघ कोई बाहरी संस्था उनको गाइड करेगी, आरएसएस के द्वारा संविधान चलेगा, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। बीजेपी इसके पहले स्टेटमेंट देती थी कि हमारा बीजेपी से कोई नाता नहीं, हम राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते। मगर अब पूरी बातें क्लियर हो गई कि बीजेपी के लोग इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप करके काम करते हैं। मंत्रिमंडल उसके पास लेके गया नरेंद्र मोदी। अभी हमारा कार्यक्रम डिसाइड हुआ तो हमारे कार्यक्रम को काउंटर करने के लिए मोहन भागवत ने, भैया जोशी ने छत्तीसगढ़ में रायपुर में उनकी अलग अलग 39 अपशूट विंग की वहां मीटिंग लगाई संयुक्त, और वहां पर आरएसएस ने फैसला डिसाइड किया कि देश के सभी कॉलेजेस और विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों में हिंदुत्व पढ़ाया जाएगा। यह अधिकार किसने दिया उसको? तो ये सच नहीं है कि बीजेपी सेपरेट है, आरएसएस सेपरेट है। आरएसएस ही बीजेपी चला रहा है। फडणवीस कौन है? पहले आरएसएस का वर्कर है। गडकरी कौन है? आरएसएस का वर्कर है। आरएसएस के लोग ही बीजेपी चला रहे हैं और बीजेपी को पूरा जो गाइड करने का काम है मोहन भागवत कर रहे हैं। अभी प्रज्ञा ठाकुर कानूनन वो आतंकवादी है, उसकी कोर्ट केस चल रही है,
मगर वो सांसद है एमपी से। कौन कर रहा है? तो इस सारा का सारा देश का सत्यानाश जो है आरएसएस के लोग कर रहे हैं। एक और बात भी आप अपने पर्चे में लिखते हैं कि ये आरएसएस का जो राष्ट्रवाद है ये राष्ट्रवाद आतंकवाद पर खड़ा है, तो क्या ये आरोप नहीं हुआ? फरवरी 2008 में उनकी गुप्त मीटिंग हुई फरीदाबाद में और लगभग 48 वीडियोस और ऑडियोज करकरे ने इकट्ठा करके कानूनन दस्तावेज बनाकर कोर्ट में सबमिट किया। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य उनके जो साथी है बम ब्लास्ट में शामिल, उनके ऊपर केवल आरोप बम ब्लास्ट के नहीं है, उनके ऊपर मुख्य आरोप है कि बम ब्लास्ट के बहाने वो संविधान को बदलने की साजिश कर रहे हैं। ये उनके ऊपर आरोप है। मीडिया वालों ने उस बात को जितना तवज्जो देना चाहिए था नहीं दिया। ये रिपोर्ट कहाँ सबमिट हुआ है? ये रिपोर्ट कोर्ट में, बॉम्बे कोर्ट में दाखिल हुआ और वहां की सर्टिफाइड कॉपीज महाराष्ट्र के पूर्व आईजी मुशर्रफ साहब के द्वारा मुझे मिली। फरीदाबाद की मीटिंग में क्या हुआ उसका ट्रांसक्रिप्ट बनाकर कोर्ट में पेश किया है, उसकी एफआईआर की कॉपी और जो डायलॉग है वर्ड टू वर्ड, क्योंकि वो रिकॉर्ड करके लैपटॉप में रखा था, वो अपना इतिहास खुद लिख रहे थे, गुप्त इतिहास, तो उन्होंने वीडियोज बना के रखे, तो उसमें उन्होंने ये कहा है। क्या कहा है? उनको पूछा गया है ये बम ब्लास्ट करने का मकसद क्या है, पुरोहित को पूछा उपाध्याय ने, तो उसने कहा कि संविधान बदलने का माहौल करने के लिए कर रहे हैं, ये संविधान में कमियां हैं, ये इसीलिए देश में आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, लचीलापन है संविधान में, ये हम बताएंगे तब जाकर हम संविधान बदल सकते। फिर उसको दूसरा सवाल पूछा सिंह नामक दूसरे व्यक्ति ने, फिर हमारे पास दूसरा कौन सा संविधान है, मान लो कल बदल दिया, दूसरा कौन सा है? तो उसने कहा हमारी श्रुति स्मृति को इकट्ठा करके संविधान बनाएंगे। फिर उपाध्याय ने कहा ज्यादा चिंता क्यों करते हो, मनुस्मृति है हमारे पास। तो उसका एक स्टेटमेंट है अंग्रेजी में, नॉकिंग डाउन, हमें संविधान को मानना ही नहीं है। और उसने मैसेज दिया, वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट दिस नेशन बिकॉज दिस नेशन इज नॉट आवर्स। यहाँ हिंदू हिंदू का डंका बजा रहे, बकवास कर रहे, गुप्त मीटिंग में कह रहे हम लोग हिंदू, हम लोग ब्राह्मण, कह रहे ये हम ब्राह्मणों का देश है ही नहीं है, ये संविधान को हमें मानना नहीं है, देश के खिलाफ हमें काम करना है। जो गुप्त प्लान उनके फरीदाबाद के मीटिंग में था उसके ऊपर तो मोहन भागवत नरेंद्र मोदी के द्वारा अमल कर रहे हैं। उस मीटिंग में बीजेपी के सांसद उपस्थित थे, उस मीटिंग में पुरोहित ने भागवत का जिक्र किया। तो इस देश में आरएसएस कोई लोकतांत्रिक संस्था नहीं है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसका कोई ऑडिट होता नहीं है। वो किस आधार पर? लोकतांत्रिक देश में कितना मजाक है कि आरएसएस का कोई पंजीकृत संस्था नहीं है, उसका कोई ऑडिट नहीं है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, कौन करेगा उसका मापदंड? दूसरी बात, अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट हुआ, हम केवल उनको आतंकवादी लोग नहीं, आतंकवादी संगठन नहीं कर रहे हैं, वो देश के लिए घातक है। आरएसएस देश के लिए घातक है और आरएसएस आतंकवादी संगठन है, ये हम नहीं कह रहे, देश का कोर्ट कह रहा है। अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट मामले में आरएसएस के 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। आरएसएस के फुल टाइमर और कार्यकर्ताओं को दोषी पाया गया और उसमें 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। ये बात प्रूव होती है कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है। अभी हाल ही में एक शिंदे नामक मराठा आरएसएस का वर्कर 2003 की बॉम्बे के मीटिंग में उसको बुलाया था, गुप्त मीटिंग में। अब इतने 16 साल होने के बाद वो नांदेड़ कोर्ट में हाजिर हुआ और उसने कहा कि देश भर में बम ब्लास्ट मोहन भागवत और आरएसएस के लोगों ने करवाए और संघ शाखा में जो 40 दिन का ट्रेनिंग कैंप चलता है उनका, वहाँ मिथुन चक्रवर्ती व्यक्ति ने, जो आईबी का व्यक्ति था, उसने हमको ट्रेनिंग दिया। अब मिथुन चक्रवर्ती हीरो नहीं है, ये फेक नाम है। देव नामक आईबी के आदमी ने बम बनाने का और बम फोड़ने का हमको ट्रेनिंग दिया। वो लिखित में एफिडेविट है, सारे मीडिया में हाईलाइट हो गया।
अब आरएसएस के लोग बोल रहे हो, बैकवर्ड कास्ट का आदमी बोल रहा है आरएसएस आतंकवादी संगठन। एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा आपके जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क जो है उससे जुड़ता हुआ एक मुद्दा हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि आरएसएस द्वारा बौद्ध विरासत पर कब्जा करने की साजिश की जा रही है। तो इस मुद्दे को आप कैसा स्पष्ट करते हैं? क्या ऐसा हो रहा है तो इसके लिए आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा जाना चाहिए? हम नागपुर में हैं और नागपुर में पवनी स्तूप के ऊपर टेम्पल है। भारतीय पुरातत्व विभाग एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है। 69 को उसका एक्सकेवेशन हुआ और जिसके अंदर बुद्धा का रिलीक कास्केट है उस एरिया को उन्होंने उत्खनन किए बगैर छोड़ दिया। 30-40% उसका उत्खनन छोड़ दिया क्योंकि उसके ऊपर जगन्नाथ टेम्पल था, ये कहकर उसने छोड़ दिया। आज भी वो टेम्पल उसके ऊपर होने के कारण रिकॉर्डली वो बुद्ध स्थल है, मगर उसके ऊपर कब्जा ब्राह्मणों का है। वो कब्जा क्यों नहीं हट रहा है? कौन रोक रहा है उनको? नागपुर के एएसआई को कौन रोक रहा है? यहाँ एडम बुद्ध स्तूप मिला 2500 साल पुराना। कलेक्टर वो जगह हैंडओवर नहीं करना चाहता एएसआई के हाथ में। एएसआई बोलते हम जगह कैसे लें, अगर कलेक्टर देता तो। हमने प्रेशर किया तो अभी तक वो जगह देने का वादा किया, अभी तक दिया नहीं। तीसरी बात, साकेत हमारे सामने उदाहरण है। ऑल इंडिया में काम बंद थे लॉकडाउन के नाम पर, राम मंदिर का काम वही चालू था। जगह कितनी थी? 1.75 एकड़, मगर 200 एकड़ जगह राम मंदिर ट्रस्ट को दिया। राम मंदिर का और मस्जिद का विवाद की जगह थी 1.75 एकड़ और बाकी जो जगह है वो है सम्राट अशोका के द्वारा निर्मित 4 बुद्ध विहार। एक में बुद्धा की रिलीक कास्केट है अभी भी है। अब 200 एकड़ एरिया में राम मंदिर को जगह दिया और बाकी एरिया तो भारतीय पुरातत्व विभाग की जगह है। तो न्यायपालिका का मिसयूज करके मंदिर मस्जिद के मामले को हल करके मंदिर बना रहे हो और एएसआई को चुप करके उसके मुंह बंद करके आप बुद्धिस्ट लोगों की जगह पर कब्जा कर रहे हो। तो ये आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, अभी जो ज्ञान व्यापी मामला चल रहा है और मथुरा का भी मामला चल रहा है, तो ब्राह्मण लोग, चलाक ब्राह्मण लोग, खासकर कि आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मण लोग हिंदू मुसलमान इसका डंका मीडिया के द्वारा बजाकर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हिंदुओं की जगह है। कोर्ट में तो हिंदुओं का पक्ष नहीं रखा, ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों का रखा। बाहर एससी एसटी ओबीसी का समर्थन हासिल करने के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद के नीचे क्या है? पुरातत्व तय करेंगे ना, आस्था के आधार पर नहीं तय कर सकते। मतलब ये सारे मुद्दे हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर बुद्धिस्ट विहार है। मथुरा जो उनका मॉस्क्यू है उसके अंदर भी बुद्धिस्ट अवशेष है। और ये बातें हम कहने के लिए नहीं कह रहे। मथुरा के अवशेष में और वाराणसी के जो विवादित डिस्प्यूट साइट है उसके अंदर बुद्ध विहार के अवशेष है। ये बात सर मेजर जनरल कनिंघम ने अपने रिपोर्ट में सिद्ध कर दी है। मतलब ये सारे मुद्दे हैं कि जिसके ऐतिहासिक दस्तावेज भी है, लेकिन बावजूद इसके इन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। तो आप कैसा सोचते हैं कि ये जो सारी समस्याएं हैं, ये समस्याएं आरएसएस के हेडक्वार्टर पर कोई धरना देने से या फिर कोई घेराव करने से या फिर कोई मोर्चा ले जाने से सॉल्व हो जाएगी, या फिर ये संवैधानिक मुद्दे हैं, इनको कोर्ट तक ले जाना होगा या प्रशासन के साथ इसके लिए डिस्कशन करना होगा? क्या समझते हैं आप? कोर्ट का मामला देखा जाए, चुनाव आयोग बीजेपी का प्रवक्ता बन के बात कर रहा है। ईवीएम घोटाले को लेकर चुनाव आयोग बीजेपी का प्रवक्ता बन के बात कर रहा है। भारतीय पुरातत्व विभाग पर शर्मा, मिश्रा, तिवारी बैठकर आरएसएस की लाइन में पकड़कर बात कर रहे हैं। अभी मैं राखीगढ़ी गया था, जो सबसे प्राचीन कंकाल है, इंडस की साइट है, और उसके अंदर डीएनए हमारा है, मगर ये प्रोपेगेंडा कर दिया ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला क्योंकि उस समय आए नहीं थे।
4700 साल पहले आए नहीं थे। अब मैंने वहाँ जाकर बोर्ड देखा तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, वहाँ ये लिखा हुआ है वैदिक सभ्यता। क्या सिविलाइजेशन है? वैदिक सभ्यता सिविलाइजेशन है, वर्ण व्यवस्था सिविलाइजेशन है, आदिवासियों का सेग्रीगेशन सिविलाइजेशन है, छुआछूत पैदा करना ये सभ्यता है। ये भारतीय पुरातत्व विभाग लिख रहा है। इसको डायरेक्टर जनरल किसने बनाया? संविधान ने बनाया, मनु ने बनाया? तो उस लोकतांत्रिक संस्थाओं का मिसयूज कर रहे हैं। तो फिर ये तो आपका जो सवाल है कि क्या कोर्ट जाना चाहिए, क्या 360 जजेस है हाई कोर्ट के, सारे के सारे सिंगल कास्ट ब्राह्मण है। 28 जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, 28 के 28 ब्राह्मण है। इक्का दुक्का एससी का, बैकवर्ड कास्ट का या मुसलमान, इक्का दुक्का है। जैसे खाना खाते समय टेस्ट आने के लिए आचार रखते हैं, वैसे उनके जजेस है, एक दो हमारा। और वो बाय रेशियल उस संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं, यानी उसका कोई चयन लोकतांत्रिक ढंग से नहीं हो रहा है। तो हमें एक जनता का कोर्ट है, वहां जाना चाहिए, और जनता के कोर्ट में हम जा रहे हैं। और ये समस्या की सारी समस्या की जड़ नागपुर का हेडक्वार्टर है, और इसलिए मिनिमम 5 लाख लोगों का ये मोर्चा होगा, ये धरना होगा नहीं। और ये मोर्चा आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने के लिए है। तो ये जो हो रहा है इसमें क्या सिर्फ नागपुर के लोग होंगे या बाहर से भी लोग आएंगे? ऑल इंडिया से लोग हैं। 31 राज्यों में इसकी जोरदार तैयारी चल रही है। विदर्भ और महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े पैमाने पर जोरदार तैयारी चल रही है। ये आखिरी लड़ाई है। जो ब्राह्मण लोग खुलेआम अखबारों में लिख रहे हैं कि संविधान हिंदू राष्ट्र का तैयार हो गया है, हिंदू राष्ट्र है क्या? ब्राह्मण राष्ट्र है। आरएसएस के लोग हिंदू राष्ट्र को दांवपेच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि एससी एसटी ओबीसी को गुमराह करके समर्थन में खड़ा किया जाए और देश में क्या थोपा जाए, ब्राह्मण राष्ट्र की गुलामी थोपी जाए, जो इनका देश है नहीं। अच्छा, तो आप ये जो पूरा चल रहा है और ये जो इस वक्त जो घेराव आप कह रहे हैं, तो इस घेराव का ये क्या अंतिम पड़ाव है या फिर ये किसी आंदोलन को आगे ले जाने की कोई तैयारी है? अभी ये वो लोग उनकी शताब्दी की तैयारी कर रहे हैं और उनकी शताब्दी देश के खिलाफ है, तो ये पहला मोर्चा होगा इस साल का। अगले साल भी आएंगे, ये दोगुना करेंगे। फिर 2025 को 10 लाख से ज़्यादा लोगों को लेके आएंगे। तो ये अभी एक आंदोलन की शक्ल ले लिया, ये जन आंदोलन की शक्ल है। मतलब जो कभी भारत मुक्ति मोर्चा ने जिसकी बात की, ये राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की शक्ल ले लिया है। मतलब ये एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का ये एक हिस्सा है। चलिए, यहाँ तो हमें इस बात को रोकना होगा, लेकिन हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर इस बातचीत को हम लोग पूरा करना चाहें तो आप हमारे दर्शकों के साथ किस बात को साझा करना चाहेंगे? हाँ, एक बात रह गई जो बहुत इम्पोर्टेंट है। नागपुर और तमाम देश भर के लोगों को मैं आवाज़ लगा रहा हूँ कि जैसे हमारी प्राचीन धरोहर को उन्होंने कब्जा कर लिया है, उसी तरह नागपुर की दीक्षा भूमि पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है। इसका प्रमाण ये है कि उन्होंने एक पैरेलल समिति बनाई है मैनेजमेंट करने की, कि एक झूठ मूठ का बम ब्लास्ट का नाटक दीक्षा भूमि पर किया और उसका आयोजन नियोजन इन 3 ब्राह्मणों ने किया। तो ये इनका वहां से क्या लिंक है? ये कर रहे वहां, मगर आम लोगों को मॉक ड्रिल शब्द मालूम नहीं ना। खबर आ गई कि बम ब्लास्ट हो गया, इतने लोग मर गए, पुलिस 17 मिनट में वहां पहुंची, ऐसी खबर का वृत्तांत था। मगर ब्रैकेट में छोटे अक्षर में लिखा ये क्या है? मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल का क्या मतलब है? आम लोगों को क्या पता है? मॉक ड्रिल का मतलब होता है एक नाटक करना। ये नाटक उन्होंने दीक्षा भूमि पर क्यों किया? ये नाटक तो उन्होंने आरएसएस हेडक्वार्टर पर करना चाहिए था। उनको डर लगता है कभी कभी कि हमला होने वाला है, फलाना होने वाला है। तो आरएसएस के द्वारा दीक्षा भूमि पर कब्जा करना ये एक बहुत भयानक षड्यंत्र है। इसीलिए दीक्षा भूमि को मुक्त करना, ये मैं आपके चैनल के द्वारा मैसेज देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ। इसलिए भी ये मोर्चा है। बाबा साहब का जो जन्म स्थल है महू, उसके ऊपर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का डायरेक्ट कब्जा हो गया है।
वहाँ उनकी शाखाएं बढ़ती है, वीडियोज है, फोटोग्राफ्स है हमारे पास। तीसरा, अभी कल परसों यहाँ के लोकमत में खबर छप कर आई, बीजेपी के कार्यकर्ता ये जो अशोक विजयादशमी है 5 अक्टूबर को, उसका वो व्यवस्थापन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। बीजेपी का और दीक्षा भूमि का क्या संबंध है? और उसमें यह बताया गया कि बीजेपी का शेड्यूल कास्ट सेल इसकी जिम्मेदारी लेगा। मुझे ये समझ में नहीं आया कि महारो को बाबा साहब ने बुद्ध धर्म में लाया और यहां शाम होटल में बाबा साहब अंबेडकर ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर कहा कि अब मैं अनुसूचित जाति के नाम पर चुनाव लड़ने वाला नहीं हूं, अब मैं बुद्धिस्ट बन गया हूं, इसलिए बुद्धिस्ट लोगों पर ये क्राइटेरिया लागू नहीं है, अभी मैं एससी का नहीं रहा हूं, मैं बुद्धिस्ट बन गया हूं। तो बाबा साहब ने महारो को बौद्ध धर्म में लाया और बीजेपी के लोग कुछ महारो को हाथ में लेकर दलाल बनाकर फिर उनको बौद्ध से महार बना रहे हैं। मतलब ये पूरा जो मसला है जिसे बाबा साहेब क्रांति और प्रतिक्रांति के रूप में देखते हैं, क्या ये वो मसला है? बाबा साहब की धम्म क्रांति को रोकने का मामला है। और भीमा कोरेगांव में जो फसाद करवाया, तो अभी आज ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर डिक्लेयर करने वाले हैं कि हम आरएसएस बीजेपी का वर्चस्व दीक्षा भूमि पर सहेंगे नहीं। और इस बार देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, उसको दीक्षा भूमि पर हम पाबंदी लगाएंगे। और हम नागपुर के नहीं, देश भर के तमाम बुद्धिस्ट लोगों को भी अपील कर रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को दीक्षा भूमि पर नहीं आने देना है। और जो समिति है जो आरएसएस बीजेपी को वहां ला रही है, उस समिति को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। यह हम लोग बातचीत कर रहे थे डॉक्टर विलास खरात सर से। आप समझ रहे हैं कि ये एक संघर्ष की बात है, जो संघर्ष इस विषय पर चल रहा है कि क्या वो जो लोकतांत्रिक मूल्य है, क्या उनको खत्म करने की कोई साजिश हो रही है, और ये साजिश को एक विशेष बल दिया जा रहा है, और ये जहाँ से बल दिया जा रहा है उसको आइडेंटिफाई करके इस घेराव की ये जो तैयारी है, इसी को आप तक पहुँचा रहे थे। यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन डॉक्टर विलास खरात सर से आगे भी बातचीत जारी रहेगी जब जब उनसे ऐसी बातचीत का मौका मिलेगा। सर, आप हमारे साथ आए और हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।